मेरा दिमाग सिर्फ एक ही बात दोहराता जब जब मैं एकांत पल में रहती और परिवार नाम के शब्द को याद करती। मेरे परिवार में कौन था ही जिसे मैं याद करती। बचपन तो हमारा मामा के घर पर ही बीता। मामा मामी के रहमो करम पर जीते रहे। तब मामा मामी, खासकर मामी से हमें चिढ़ होती, लेकिन आज सोचती हूँ तो लगता है मामी भी अपनी जगह पर सही थी, क्योंकि अपने बच्चों को वह ननद के बच्चों से ज़्यादा ही हर चीज़ देंगी, क्योंकि यह उनका हक है। कुछ इसी तरह तनाव भरा हमारा बचपन कटा। आज भी माँ की वो बातें मैं भूली नहीं। माँ, मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं अब अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचूंगी। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है, बेरंग जीवन जीने की यह उम्र नहीं है माँ। मैंने अपने बारे में कुछ अच्छा सोचा है। आशा है आपको इससे खुशी ही मिलेगी। माँ, जिंदगी इतनी लंबी होती है कि एक जीवन साथी की आवश्यकता जरूर पड़ती है, और जीवन साथी के आने के बाद जिंदगी को एक नई दिशा मिलती है। जैसे बिना साज की आवाज़ अधूरी है, वैसे ही बिन शादी के जीवन अधूरा। जीवन साथी का साथ अकेलेपन को दूर करता है। माँ, अब से बेटियों की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। मेरी माँ को जब नानी से यह कहते सुनी थी तो मेरी आंखें भर आई थी। जिस माँ ने तब हमसे कोई रिश्ता नहीं रखा जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन आज जब हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं तो उसे बड़ी फिक्र हो रही है। बहुत दिनों बाद माँ का लेटर मिला। फ़ोन पर तो लगभग मैंने उनसे बात ही करना बंद कर दिया था। सो मेरी सहेली प्रिया के हाथों उन्होंने लेटर भिजवाया। लेटर में वही पुरानी गुजारिश थी, मोनिका, शादी कर लो वरना मैं चैन से मर नहीं पाऊंगी। मैं मन ही मन सोचती कि माँ तो हम बहनों के लिए उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन उन्होंने हम दोनों को अकेले छोड़कर शादी रचा ली थी। अब अचानक उनके दिल में मेरी शादी को लेकर ममता कैसे जाग गई। मेहमान भी आकर एक बार खबर ले लेता है, मगर माँ तो जैसे हमें भूल ही गई थी। साल में एक दो बार ही उनका फ़ोन आता। मैं करती तो भी यही कहती कि बिला वजह फ़ोन करके मुझे परेशान मत करो। मोनिका, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें वहाँ कोई कमी नहीं है। अब उन्हें कैसे समझाती कि सबसे बड़ी कमी तो उनकी थी, हम बहनों को। या कोई माँ की जगह ले सकता है? लेटर पढ़कर मैं तिलमिला गई। अचानक मन अतीत के पन्नों में उलझ गया। वैसे शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब अतीत को याद करके मेरे आंसू ना बहे हों, मगर माँ जब कभी शादी का जिक्र करती तो अतीत का जख्म नासूर बनकर रिसने लगता। तब हम दोनों बहनें छोटी थीं। माँ ने तभी हमारा साथ छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। पहले जब मैं माँ के लिए रोती तो नानी यही कहती कि तेरी माँ नौकरी के लिए दिल्ली गई है, आ जाएगी। पर मुझे क्या मालूम था कि कैसे माँ और नानी ने मुझसे छल किया। क्यों गई है? मेरा बाल मन पूछता। क्या कमी थी यहाँ? मामा हम सभी लोगों का ख्याल रखते हैं। तब नानी बड़े प्यार से मुझे समझाती, बेटा, तेरे पिता कुछ करते धरते नहीं हैं, तभी तो तेरी माँ यहाँ रहती है। जरा सोच, तेरे मामा भले ही कुछ नहीं कहते हों, मगर तेरी माँ को यह बात सालती रहती है कि वह हम पर बोझ है, इसीलिए नौकरी करके इस बोझ को हल्का करना चाहती हैं। वे कब आएंगी? बीच बीच में आती रहेगी। रही बात बातचीत करते रहने की, तो उसके लिए फ़ोन है ही, तुम जब चाहो उससे बात कर सकती हो। सुनकर मुझे तसल्ली हुई। मैंने आंसू पूछे। तभी माँ का फ़ोन आया। मैंने रोते हुए माँ से शिकायत की, क्यों हमें छोड़कर चली गई? क्या हम साथ नहीं रह सकते? तब माँ ने हौसला बंधाया, नानी का वास्ता दिया, तुम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैंने कहा, छोटी हमेशा तुम्हारे बारे में पूछती रहती है, उसे किसी तरह संभालो, देखो सब ठीक हो जाएगा। कहकर माँ ने फ़ोन काट दिया। मेरे गालों पर आंसुओं की बूंदें ढुलक आई। बिस्तर पर पड़कर मैं सुबकने लगी। पूरा 1 महीना हुआ माँ को दिल्ली गए।
ऐसे में उनको देखने की तीव्र इच्छा हो रही थी। नानी की तरफ से सिवा सांत्वना के कुछ नहीं मिलता। पूछने पर वे यही कहते, नई नई नौकरी है, छुट्टी जल्दी नहीं मिलती। जैसे ही मिलेगी वह तुम सबसे मिलने जरूर आएगी। मेरे पास सिवा सुबकने की कोई हथियार नहीं था। मेरी देखा देखी छोटी भी रोने लगती। मुझसे उसकी रुलाई देखी नहीं जाती थी। उसे अपनी बाहों में भरकर सहलाने का प्रयास करती ताकि उसे माँ की कमी ना लगे। माँ के जाने के बाद छोटी मेरे पास सोती। एक तरह से मैं उसकी माँ की भूमिका में आ गई थी। अपनी हर छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए वह मेरे पास आती। एक भावनात्मक शून्यता के साथ 2 साल गुजर गए। जब भी फ़ोन करती माँ यही कहती, बहुत जल्द मैं तुम लोगों से मिलने आ रही हूँ, मगर आती नहीं थी। हमारा इंतज़ार महज भ्रम साबित हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों बहनें बिन माँ के रहने की आदी हो गई। एक दिन शाम को जब स्कूल से घर लौटी तो देखा माँ आई हुई हैं। देखकर मेरी खुशी की सीमा नहीं रही। माँ से बिछोह की पीड़ा ने मेरे सब्र का बांध तोड़ डाला और बह निकला मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। नानी ने संभाला, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। सिसकियों के बीच मैं बोली। वे चुप रहीं। उनकी चुप्पी मुझे खल गई। जहाँ मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, वहीं माँ का तटस्थ भाव अनेक सवालों को जन्म दे रहा था। क्या यहाँ आकर उन्हें अच्छा नहीं लगा? 2 साल बाद एक माँ को अपने बच्चों से मिलने की जो तड़प होती है, उसका मैंने माँ में अभाव देखा। शायद नानी मेरे मन में उठने वाले भाव को भाप गई। वे मुझे बड़े प्यार से दूसरे कमरे में यह कहती हुई ले गई कि तुम्हारी माँ लंबी यात्रा करके आई है, उसे आराम करने की ज़रूरत है। जो बातें करनी हो कल कर लेना। ऐसा मैंने पहली बार सुना। अपनी औलादों को देखकर माँ बाप की सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ तो उल्टा हो रहा था। माँ ने ना हमारा हालचाल पूछा, ना ही मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि बेटे, मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों को जो कष्ट हुआ है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। छोटी भी लगभग उपेक्षित सी माँ के पास बैठी थी। माँ के व्यवहार में आए इस अप्रत्याशित परिवर्तन को लेकर मैं परेशान हो गई। बहरहाल मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गई। वैसे भी माँ के बगैर रहने की आदत हो गई थी। लेटे लेटे मन माँ के ही इर्द गिर्द घूमता रहा। 2 साल बाद मिले भी तो माँ बेटी अलग अलग कमरों में लेटे हुए थे। सिर्फ छोटी जिद करके माँ के पास बैठी रही। अचानक एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मुझे अचरज हुआ। उठकर नानी के पास आई। नानी, किसका बच्चा रो रहा है? नानी कुछ नहीं बोली, मानो वे मुझसे कुछ छिपाना चाहती हों। कोई जवाब ना पाकर मैं माँ के कमरे में आई। देखा माँ एक बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही थी। मेरे चेहरे पर सिकन पड़ गई। माँ के करीब आई। माँ, ये किसका बच्चा है? माँ ने भी वही किया जो नानी ने। उन्होंने निगाहें चुराने की कोशिश की, मगर जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो नानी ने पर्दाफाश किया। यह तुम्हारा छोटा भाई है। तुम्हें हमेशा शिकायत रहती थी कि तुम्हारे कोई छोटा भाई नहीं है। लो, अब अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। नानी ने बच्चे को माँ से लेकर मेरे हाथों में दे दिया। एक बारगी मैं असमंजस की स्थिति में आ गई। बच्चे को गोद में लेती हुई यह पूछने से अपने आप को न रोक पाई कि माँ, यह भाई कहाँ से आया? मैं दुविधा में पड़ गई। वे भरसक जवाब देने से बचती रही। बच्चे को भाई के रूप में पाकर कुछ क्षण के लिए मैं सब कुछ भूल गई, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मेरे मन में सवालों की कड़ी खत्म हो गई है। रात में ठीक से नींद नहीं आई। करवटें बदलते कभी माँ तो कभी बच्चे पर ध्यान चला जाता। तभी नानी और माँ की खुसुर पुसुर मेरे कानों में पड़ी। कैसा चल रहा है? पहले से दुबली हो गई हो? नानी पूछ रही थी। बच्चे के आने के बाद थोड़ी परेशान हूँ, ठीक हो जाएगा, माँ बोली।
दामाद जी खुश हैं? बहुत खुश हैं, खास तौर से लड़के के आने के बाद। मैं तो डर रही थी कि दो दो बेटियों का कलंक कहीं वहाँ भी तेरा पीछा ना करें। नानी बोली। माँ, भयभीत तो मैं भी थी। शुक्र है कि मैं वहाँ बेटियों के कलंक से बच गई। यह दोनों कैसी हैं? ठीक हैं। शुरुआत में थोड़ा परेशान जरूर करती थी, मगर अब नहीं। दोनों को घर के छोटे छोटे कामों में उलझाई रहती हूँ ताकि भूली रहें। माँ, अब दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब शायद ही अपनी नई गृहस्थी से उबर पाऊँ। वैसे भी लड़के के आ जाने के बाद दोनों के प्रति मोह भी कम हो गया है मेरा। ऐसा नहीं कहते, नानी ने टोका। क्यों ना कहूँ माँ, बाप नालायक। इन दोनों के बोझ से मुक्त होना क्या आसान होगा? सब अपनी अपनी नियति का पाते हैं। कुछ सोचकर नानी फिर बोली। तुमने दामाद जी से बात की थी? किस सिलसिले में? माँ के माथे पर बल पड़ गए। दोनों को अपनी बेटियां बनाकर रख लेते तो भरा पूरा परिवार हो जाता। पागल हो गई हो क्या माँ? जिसकी बेटियां हैं उसे ही फिक्र नहीं तो भला वे क्यों जहमत उठाए? नानी छड़ांस गंभीर हो गई। वे उबरी। तुम्हें बेटियों के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हारा भाई अधिक से अधिक इनको पढ़ा लिखा देगा। रही बात शादी ब्याह की, उसका क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी माँ। दोनों का वार्तालाप मेरे कानों में पड़ा। सुनकर मेरी आंखें भर आई। एक माँ के लिए बेटी इतनी बोझ हो गई कि उसे अपनी दूसरी शादी की तो फिक्र है, मगर अपनी बेटियों के भविष्य की नहीं। तब मैंने मन बना लिया था कि आइंदा कभी भी माँ को फ़ोन नहीं करूँगी। उन्हें अपने बेटे से मोह है तो मुझे अपने आप से है। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखला दूंगी कि मैं किसी पर बोझ बनने वाली नहीं। 1 हफ्ते रही होंगी माँ हमारे साथ। उनका रहना ना रहना हमारे लिए बराबर था। उनका ज़्यादातर समय अपने नवजात शिशु के लिए ही था। हम तो जैसे उनके लिए गैर हो गए थे। बहरहाल एक दिन एक आदमी आया जिसे माँ ने पिता कहकर हम दोनों बहनों से परिचय करवाया। मुझे वह आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। वह हमारा किस रिश्ते से पिता हो गया यह मैंने बाद में जाना। उसके साथ माँ चली गई। एक अनसुलझे सवाल का जवाब दिए बगैर माँ एक रहस्यमयी व्यक्ति के साथ हमारी नज़रों से दूर चली गई। एक बार भी मैंने अपने आंसुओं को बहाकर जाया नहीं किया, क्योंकि कुछ कुछ हालत मेरी समझ में आ चुके थे। फिर भी वे हमारी माँ थीं, हमें उनकी ज़रूरत थी। जबकि मैं अच्छी तरह समझ चुकी थी कि हमारी माँ अब हमारी नहीं रही, बल्कि उस बच्चे की माँ बन चुकी थी जो उनकी गोद में था। वह जाना पहचाना व्यक्ति निश्चय ही माँ का पति था, जिसके साथ उन्होंने एक अलग दुनिया बसा ली थी और हमें छोड़ दिया लवारिसों की तरह नानी के घर में पलने के लिए। सोचकर मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई। छोटी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने समझाया, देख, हमें माँ के बगैर जीने की आदत डालनी होगी। मन को कड़ा कर छोटी, कहकर मैंने उसे सीने से लगा लिया। दीदी, माँ आप कभी नहीं आएंगी? छोटी के कथन पर रुलाई तो मुझे भी फूट रही थी, मगर किसी तरह खुद पर नियंत्रण रखा था। माँ का जब तक इंतज़ार रहा तब तक तसल्ली रही। अब तो स्पष्ट हो गया कि वे हमारी नहीं रहीं। शायद ही वे कभी इधर का रुख करेंगी भी तो 2-4 साल में एक आध बार। उनका होना ना होना बराबर था हमारे लिए, पर पता नहीं क्यों मन मानने के लिए तैयार ना था। मेरी सगी माँ, जिन्होंने हमें 9 महीने गर्भ में रखा, पाला पोसा, अचानक इतनी निर्मोही कैसे हो सकती है? क्यों उन्होंने हमसे विमुख होकर दूसरे व्यक्ति का दामन थामा? क्या वह व्यक्ति हमसे ज़्यादा अहमियत रखता था माँ के लिए? खून के रिश्ते क्या इतने कमज़ोर होते हैं कि कोई भी ऐरा गहरा तोड़ दे? कोई माँ कैसे अपने अबोध बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी कर लेती है? छोटी रोते रोते सो गई। वहीं मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। घूम फिर कर सोच कभी माँ तो कभी उस व्यक्ति पर चली जाती जिसे मैंने कहीं देखा था। आखिरकार मुझे याद आ ही गया, जब माँ एक कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करती थी, तब मुझे वहाँ ले गई थी। तब छोटी थी मैं। अंकल ने मुझे बड़े प्यार से
मुझसे मेरी ख्वाहिशों के बारे में पूछा, मुझे खाना खिलाया, आइसक्रीम दी। थोड़ी देर बाद मामा आए, तब मैं उनके साथ माँ को वहीं छोड़कर घर लौट आई। आज उम्र की 30वीं पायदान पर आकर सब कुछ ऐसे जहन में तैरने लगा जैसे कल की बात हो। माँ ने उस व्यक्ति से शादी कर ली, मैंने वो सांस ली। जो भी हो, एक बात आज भी सूल की भांति चुभती है, क्यों माँ ने हमसे ज़्यादा उस व्यक्ति से शादी को अहमियत दी? क्या हमें पाल पोस कर बड़ा करना उनके जीवन का मकसद नहीं हो सकता था? जब शादी करके बच्चे ही पालने थे तो हम क्या बुरे थे? अगर इतना ही बेगानापन था हमसे तो छोड़ देती हमें अपने पिता के पास। काम धाम नहीं करते तो क्या हुआ, कम से कम उन्हें अपने खून के रिश्ते का ख्याल तो होता। हो सकता था हमें देखकर ही वे कुछ काम धाम करने लगते। अनायास पापा की याद आने लगी। 5 साल की थी जब माँ ने पापा का घर छोड़ा। नानी कहती, तेरे पापा गैर जिम्मेदार थे। बड़ी हुई तो नानी से पूछा, नानी, माँ की शादी हुई तब उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी और पापा की रही होगी 21 साल। यही ना आपने हमें बताया था। इतनी छोटी उम्र में ना माँ शादी लायक थी, ना पापा घर गृहस्थी संभालने लायक। आपने तो अपना बोझ हटाया, मगर पापा को तो मौका दिया होता संभलने का। 25 साल के बाद ही आदमी कुछ करने की स्थिति में होता है, मगर आपको तो माँ की शादी के साथ उनके कमाने की जल्दी थी। माँ को क्या कहें, वे अपरिपक्व थी जो विवाह को मजाक समझा और चली आई आपके साथ रहने। आपने भी उनका सपोर्ट किया। क्या फ़ायदा हुआ ऐसी शादी करने से जब लड़की मायके में ही आकर रहने लगी? नानी को बुरा लगा, जब तो कुछ नहीं जानती तो मत बोला कर। वे थोड़ी रुआसी हो गई। मुझे अपराध बोध हुआ। भरे गले से नानी कहने लगी, जब तेरे नाना मरे तब मेरी उम्र थी 35 साल। जब वे गुजरे तब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। किसी तरह संभली तो दिन रात यही चिंता खाई जा रही थी कि कैसे बेटियों की शादी करूंगी। शादी करना क्या जरूरी था? इस शादी से मिला क्या? तो क्या घर पर बिठाकर 4 लोगों की ताने सुनती? भले ही बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती, जो उचित था वही किया। रही बेटी की बात, मैं ऐसे आदमी के पास उसे नहीं छोड़ सकती जो दिन भर बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़े। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए उसे सास ससुर पर निर्भर रहना पड़ता। क्या वह इतना भी कमाने की स्थिति में नहीं था कि उसके लिए एक लिपस्टिक ला सके? इतना ही कमाने वाला दामाद चाहिए था तो पहले काम धाम देखकर शादी करती। देखी थी, बाप की किराने की अच्छी खासी दुकान थी। फिर शिकायत कैसी जब माँ सास ससुर से अपनी ज़रूरतों के लिए कहती। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, पढ़ लिख गई हो तो कुछ ज़्यादा ही बुद्धि आ गई है तुम में। नानी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कम उम्र में शादी करके आपने घोर अपरिपक्वता का परिचय दिया है। बेटियों को बोझ समझा। इसका दुष्परिणाम है जो हमें अपने माँ बाप दोनों से वंचित होना पड़ा। कहते कहते मेरी दोनों आंखों के कौर भीग गए। पता नहीं क्यों मुझे माँ का चाल ढाल भी मर्यादित नहीं लगा, खास तौर से उनके पहनावे और बनाव श्रृंगार को लेकर। तब मेरा बाल मन उतना समझने में सक्षम नहीं था, परंतु उस समय की देखी सुनी चीज़ों का अर्थ अब समझ में आने लगा था। माना कि माँ की उम्र ज़्यादा नहीं थी, फिर भी उन्हें इनका ख्याल होना चाहिए था कि वे 2 बच्चियों की माँ हैं और मायके में रह रही हैं। नानी ना सही, आसपास के लोग तो ज़रूर कानाफूसी करते होंगे। ऐसे में उनकी और भी जिम्मेदारी बनती थी कि वे मर्यादा में रहें। क्या पता नानी ने सह दी हो कि कोई दूसरा उनकी ज़िंदगी में आए और वे दूसरी शादी कर लें। और हुआ भी वही। माँ ने उस व्यक्ति से शादी की जिसके यहाँ वे नौकरी करती थी। आज मेरी समझ में आ गया कि नानी ने भी माँ की चाल चलन पर कोई ऐतराज़ क्यों नहीं जताया। ठीक है, उन्होंने जो समझा किया, मगर हमसे झूठ क्यों बोला कि माँ दिल्ली नौकरी करने गई हैं? हमें अंधेरे में क्यों रखा? यह सोचकर मेरा मन दुखी हो गया। पापा एकाध बार हमारे यहाँ आए, मगर माँ और नानी ने उन्हें बड़ी निर्लज्जता के साथ घर से निकाल दिया। उसके बाद वे कभी नहीं झांके। हो सकता है उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली हो। आहिस्ता आहिस्ता
मैं और छोटी ने बिन माँ के रहना सीख लिया। पहले माँ का फ़ोन आ भी जाता था, मगर धीरे धीरे वह भी आना बंद हो गया। हमने भी फ़ोन करना बंद कर दिया। मन बना लिया कि मैं और छोटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी। आज हम दोनों बहनें अच्छे अच्छे ओहदे पर हैं। छोटी ने लव मैरिज कर लिया, मगर मैंने नहीं। उम्र के 30वें पायदान पर आकर भी शादी का ख्याल नहीं आया। शादी से ही चिढ़न हो गई थी। शादी ही तो की थी माँ ने, जिसके चलते हमें उनके प्यार से महरूम होना पड़ा। खून से ज़्यादा अगर शादी अहमियत रखती है तो मैं ऐसी शादी को ठुकराती हूँ। मेरे लिए बेटी के रूप में छोटी थी, जिसे मैंने माँ सरीखा पाला। आगे भी उसी की खुशी में अपनी खुशी तलाशती रहूँगी। मेरे जीवन का मकसद भी यही था कि छोटी को फलता फूलता देखूं। माँ को मेरे आशय की खबर लगी तो पहले फ़ोन किया। जब उससे सफलता नहीं मिली तो मेरी सहेली प्रिया से लेटर भिजवा दिया। मैंने प्रिया को खूब खरी खोटी सुनाई कि क्यों लिया उनका लेटर, मैं उनसे नफरत करती हूँ। आज अचानक जिम्मेदारी का ख्याल कैसे आया? हमें बेटी माना होता तो ठीक था। हमें तो लावारिस की तरह नानी के पास रख कर चली गई गुलछर्रे उड़ाने। तुम्हें माँ के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, प्रिया ने टोका। मुझे किंचित अफसोस हुआ। प्रिया, मैं किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठा रही हूँ। मेरे कहने का आशय यही है कि उन्होंने जो किया, क्या वह ठीक था? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। क्षणांश चुप्पी के बाद वह बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार अपनी माँ से मिल लो। मैं उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। तुम्हारी प्रतिक्रिया वाजिब है। तुम्हें उनके नहीं, अपने तरीके से सोचना होगा। उनकी दूसरी शादी उनकी तब की परिस्थिति और सोच पर निर्भर थी, जबकि तुम्हारी शादी आज की परिस्थिति पर। वे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम तो हो, और अच्छी तरह जानती हो कि शादी जीवन को एक लय देती है। जैसे बिना साज की आवाज़ अधूरी है, वैसे ही बिन शादी के जीवन अधूरा। जीवन साथी का साथ अकेलेपन को दूर करता है। फिर सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। न मन में नफरत के भाव आएंगे और न ही व्यवहार में चिड़चिड़ापन। मेरे मन पर प्रिया की बातों का प्रभाव पड़ा। एक हद तक तो ठीक थी। ऑफिस से घर जाती तो मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। कब तक माँ को दोष देती रहूँगी? उन्हें कोसने से मुझे अब क्या मिलने वाला है? इससे उबरने का यही तरीका था कि मैं शादी करके एक नए नज़रिए से दुनिया को देखूं। काफ़ी सोचकर मैंने अपनी पसंद के एक सहकर्मी से शादी कर ली, मगर माँ को नहीं बुलाया। यह मेरी चिढ़ थी या प्रतिकार, इसे जो भी कहा जाए। वे निष्ठुर हो सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? हाँ, यह खबर मैंने प्रिया से उन तक भिजवा दी। एक बात मुझे जीवन भर सालती रहेगी कि क्या कोई माँ खुदगर्ज हो सकती है? दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।